अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, मोस्ट ऑनरेबल शाहीन से भाई साहब मौजूद हैं। और आज हमने उनसे न सिर्फ ये पूछना है कि जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप आसिम मुनीर के हाइब्रिड रूल के तहत चल रही है, इसमें और जो गुज़िश्ता डिक्टेटरशिप अयूब खान, ज़िया-उल हक, जनरल मुशर्रफ की गुजरी है, उसमें और इनमें क्या फर्क है। और शाहीन सेबाई साहब जो हैं, उन तमाम डिक्टेटरशिप्स को अपनी आंखों से देखते रहे हैं। अयूब खान के ऊपर जिस महफिल के अंदर गोली चली थी और वो उससे 20 फुट के फासले के ऊपर शाहीन सेबाई साहब मौजूद थे, वहां से शुरू होके अयूब कुत्ता कह के उसको निकाला गया। उसके बाद जिया-उल हक दौर और उसके बाद मुशर्रफ दौर तो जाती तौर के ऊपर शाहीन सेबाई साहब के पीछे पड़ा जनरल मुशर्रफ। और अब ये शाहीन सेबाई साहब का सिंगुलर ऑनर है कि मौजूदा डिक्टेटर आसिम मुनीर भी शाहीन सेबाई साहब के पीछे पड़ा हुआ है। तो हम ये खुशामदीद कहते हैं शाहीन सर सेबाई आपको को। भी सर कैसे आपको सर? भी सलाम, आपके सारे देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। आपने बड़ी पुरानी याद दिलाई अयूब खान वाली, बहुत जबरदस्त। वो तो मैं उसने उस वक्त जर्नलिज्म शुरू किया था, लाइक इट वाज 68, और अभी नया नया था। तो मैं क्राउड में ही खड़ा हुआ था लेफ्ट साइड पे, और सामने डाइस था, और मेरे कोई तकरीबन 20 फुट दूर क्राउड में से वो लड़का उठा उठा के उसने ठा ठा दो फायर कर दिए। अयूब खान खड़े हुए थे स्पीच करने के लिए, अपने रोस्ट्रम पे आए थे, और वो देखा मैंने झुक के, तो मेज के नीचे छुप के तो क्रॉल करने लगा वो अयूब खान। वाह, दैट वाज हिज एंड। मैंने कहा ये इसका ये हाल है कि ये इतना बड़ा फील्ड मार्शल है, इतना ये क्या इसका टैका है, क्या उसका रोब दबदबा है और गोली लगी नहीं उसको। वो नीचे छुप के, और वो जाके क्रॉलिंग इसने शुरू कर दी, और फिर बस वो हल्ला गुल्ला हो गया, मच गया और शोर मच गया। और उसके बाद का मैं एक आपको अगले दिन का किस्सा सुनाऊं आपको, किस तरह ये इनका जो ऑरा जिसे कहते हैं ना, ये टूटता है। पाकिस्तान टाइम्स वाज द ओनली, उस वक्त गवर्नमेंट का, पाकिस्तान टाइम्स गवर्नमेंट का अखबार था, और उसमें उसके सिवा कुछ नहीं छपता था। अगले दिन पाकिस्तान टाइम्स में जो खबर छपी, आधा पेज तो उसकी वो तस्वीर छपी, वो क्रॉलिंग शक्ल छपने दी गई सर तस्वीर, वो पूरे अखबार में, पाकिस्तान टाइम्स में छपी वो। जी हाँ, और उसी से वो खत्म हो गया। उसकी जो अथॉरिटी थी और उसकी जो पावर थी और वो सारा, और पूरा पेज उसी वाकये का था कि जी इस पे ये अटैक हुआ, और वो दैट वाज द एंड ऑफ यूको। उसके बाद जो कुत्ता कुत्ता हुआ, और फिर जो जो हुआ, और इन ईयर ही वाज गॉन। तो ये तो इनका जो होता है, जब ये पावर में होते हैं, तो ये तो अपने आप को समझते हैं कि जी हम 9th हेवन पे और 8 क्लाउड और पता नहीं कौन से क्लाउड 7 पे बैठे होते हैं। लेकिन जिस वक्त नीचे से निकलता है, तो फिर वो सारे दे कम डाउन विद स्ट्रॉन्ग, उतने ही जोर से आते हैं। ज़िया-उल हक का भी बहुत मैंने उनके पीरियड में, मतलब है कि हमें लिखने की तो पाबंदी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक कमाल ये किया था कि इकोनॉमिक इश्यूज पे उस ज़िया-उल हक ने फ्रीडम दी थी कि जी आप जो मर्जी आज लिखते रहे, इकोनॉमिक्स पे और फाइनेंस पे, उस पे पॉलिटिकल साइड पे वो बहुत सख्त था। और वो देखते रहे हम ज़िया-उल हक को उसने, बट ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ दैट पोर्शन आई वाज नॉट इन पाकिस्तान, आई वाज अब्रॉड। काम कर रहा था मैं लीबिया में उन दिनों में। तो जब ये हैंगिंग वगैरह हुई, तो आई वाज नॉट इन पाकिस्तान, बट आई वाज राइटिंग सम आर्टिकल्स, एंड उसके बाद 80 में देन आई केम बैक इन टू पाकिस्तान। तो ये जो जो डिक्टेटर्स होते हैं, ये इनका थोड़े सा ही वो होता है, एक आध ट्रिगर हो गया ना कोई चीज, तो देयर अथॉरिटी इज गॉन। ये जो ताहयात और ताहयात इन्होंने लिए हुए हैं ना, ये सब वही धरे के धरे रह जाते हैं, एंड देन दे रन लाइक चूहों की तरह भागते हैं फिर। तो ये तो बड़ी मजेदार किस्से हैं। मुशर्रफ के जमाने में तो फिर बहुत मार्केट तो ला रहा उससे 2-3 साल झगड़ा रहा, चला खूब। मैंने कहा जी लड़ो फिर, ठीक है, तो लड़ते हैं।
किस बात पे सर मुशर्रफ के साथ झगड़ा हुआ था? देखिए, मुशर्रफ के साथ तो मैं फिर वापस पाकिस्तान जब आगे 2000 में आ गया तो आई बिकेम द चीफ एडिटर ऑफ न्यूज जंग ग्रुप में। सर और जैसे ही मैंने लिया तो 8-10 दिन के बाद ये नवाज शरीफ और कंपनी जो है ना, ये जहाज में भाग गए थे। दिसंबर की बात है ये। अच्छा, ये उस पीरियड में आई हैड जस्ट जॉइंड द न्यूज, और ये कोई 10 दिन के बाद इनका जहाज आया और इनको ले गया सारी नवाज शरीफ एंड कंपनी को सऊदी अरब। ठीक। तो मुशर्रफ ने बुलाया हमको, सारे एडिटर्स को बुलाया ब्रीफ करने के लिए कि जी ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वहां पे सब सवाल करते हैं, तो मैंने भी उससे सवाल किए, उसको बड़े बुरे लगे। एक सवाल का जवाब दिया, नहीं दिया, दूसरे का नहीं दिया, फिर वो तीसरे का नहीं दिया। सवाल तो क्या थे सर? सवाल क्या थे? सर सवाल मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या वो जब ये चला गया है, ये तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी आप बताएं ये कैसे चला गया ये छोड़ के, और आपने क्यों इजाजत दी है? और जवाब ही नहीं दे रहा था ना। तो वो सारे ही एडिटर्स वगैरह बैठे थे, आजमीर और मजीद निजामी और नजम सेठी और पता नहीं कौन कौन, सारे 2-3 दफा मेरे बारी आई, 2 दफा मैंने वही सवाल रिपीट किया, मगर उसने जवाब नहीं दिया। आप मुझसे बार बार ये पूछते हैं, आप मुझसे बार बार ये पूछते हैं। मैं यार तुम जवाब दे रहे हैं आप इसमें क्या है? बार लड़ाई कर दी। उसके बाद जनाब वो उसके थोड़े ही दिन बाद कोई एक कामरान खान साहब जो बड़े हमारे एंकर हैं आजकल, तो बड़े, उन्होंने एक खबर छाप दी और वो डैनियल पर्ल के मर्डर के बारे में, तो उस पर झगड़ा हो गया। इन्होंने रोकने की कोशिश की, हमारे अखबार में रुकी नहीं, वो न्यूज में तो नहीं रुकी, जंग वगैरह में रुक गई। तो फिर वो जो ISI वाले थे ना, वो एहतशाम जमीर साहब जो थे, जनरल जो थे, वो जो जंग के मर के बाद में बैरिया के जी जी जी, वो जो जिस तरीके से मरे, उनके बड़ी, अल्लाह माफ करे उनकी जो, तो वो साहब जो थे उन्होंने कहा कि जी हमारे ये हुआ कि रात के 3 बजे इन्होंने कहा कि जी रोके। हमने कहा हमारा अखबार छप के मार्केट में चला गया, अब हम कहां से रोके, इट इज ऑलरेडी गॉन। तो उस पे इन्होंने कहा नहीं रोके। तो वो जंग क्योंकि लेट छपता था तो वहां उन्होंने रोक ली। अगले दिन से उन्होंने सारे अखबार, इश्तेहारात, पैसे वैसे सब पूरे जंग ग्रुप के ब्लॉक कर दिए, जी नहीं, ब्लॉक हो गए। तो भाई मैंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं भाई, आपने इतनी देर में बताया, एक तो बताया लेट, खैर चलो रोक भी देते शायद, लेकिन आपका ये अपना कामरान खान इज योर ओन पर्सन, आप इसको फीड करते हैं, उसके आप सारी इंफॉर्मेशन आप देते हैं, उन्होंने ये लिखा है। उसमें मेरा तो एडिटर का रोल है कि जी मैंने छाप दिया, ठीक है, हम रोज छापते हैं, 3-4 दिन से छाप रहे थे तो उस दिन भी छाप दिया। नहीं आप ये इनके आपस में लड़ाई हो गई थी विद इन दी ISI। आई थिंक देयर वर 2 ग्रुप्स, एक कहता था ना छापे, दूसरा कहता था छापो। ठीक। तो ये इसके बाद मैंने कहा नहीं, छप गया। तो फिर मैंने शकील रहमान हमारे MSR को मैंने कहा जी आप आए हो, जाके मिले। उन्होंने कहा जी मैं आके मिलूं, पर्सनली आई शुड कम टू पिंडी एंड अपोलोजाइज टू द ISI, ये एहतशाम जमीर साहब ने कहा। अच्छा। मैंने कहा मेरा क्या ताल्लुक है भाई, मेरे एडिटर आ रहे हैं, मेरे वो भेजा हमने, महमूद शाम साहब जिंदा है, उनसे अगर आप कभी पूछे, उनको भेजा हमने, वो गए, जाके बात की। उन्होंने कहा नहीं, आई एज ए पर्सन शुड कम एंड अपोलोजाइज। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा, बाढ़ में जाओ। वो 15 दिन वो चलता रहा, मैंने नहीं गया। तो फिर 15 दिन के बाद मैंने शकील रहमान साहब से कहा, मैंने कहा भाई देखें, आप जाए, या तो चीफ एडिटर आप हैं, आप जाए, या जो भी करना है तय करें इसको, या आप मुझे फायर कर दें कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा या मैं रिजाइन कर देता हूँ, आप जो भी करें, मतलब है लेट्स सॉल्व दिस। क्योंकि लोगों का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट है, हजारों सैकड़ों लोग हैं, तो वो चलता रहा। देन आई सेड आउट आई एम रिजाइनिंग, आई रिजाइन एंड आई रिजाइन ऑन दैट प्रिंसिपल। मेरा कोई अपना पर्सनल उसमें नहीं था, बट ऑन दैट प्रिंसिपल कि जी मैं आपसे, एक तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इसमें, एज एडिटर आई वाज रिस्पॉन्सिबल, ओके, बट आई विल नॉट कम टू पर्सनली अपोलोजाइज। तो रिजाइन करके तो मैं अमेरिका में, मेरी फैमिली थी, मैं वापस आ गया। तो दैट वाज द रीजन वेयर द थिंग स्टार्टेड विद। अच्छा, यहाँ आके मैंने एक वेबसाइट शुरू की, दैट वाज द फर्स्ट वेबसाइट ऑफ एनी न्यूज़पेपर इन ऑफ पाकिस्तान
इंटरनेशनल साउथ एशिया उसका नाम था, ट्रिब्यून। सर उसमें जनाब मैंने फिर फौजियों के और मुशर्रफ के और इनके और उनके ऐसे तैसी फेरनी शुरू की जो, तो मुशर्रफ केम टू, हर साल वो आता था सितंबर में जनरल असेंबली को एड्रेस करने। जी तो ही वुड कम टू द जनरल असेंबली सितंबर में, और नाम लेके वो कहता था कि जी देखें यहाँ ये बंदे बैठे हुए हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ स्टेट ये बातें ये चला रहे हैं, और ये नाम लेके वो अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के डिनर में उन सब में, और वो बहुत ज्यादा मुझे पब्लिसिटी उससे मिलती थी, लोग और देखते थे जाके वो बिल्कुल तो ये 2 साल 3 साल ये चलता रहा। फिर उन्होंने मेरे कजन और उसके बच्चे और उनको पकड़ लिया। मेरे ऊपर एक 2 साल पहले इन्होंने एक वॉशिंग मशीन चोरी की थी, उसका FIR काट दी। चोरी की FIR। तो ये इस तरह के इनका जो स्क्रिप्टेड है ना, वो यही सारे करते हैं। पता नहीं इनको कोई नई बात समझ में नहीं आती जर्नलों को। तो अब ये आ गए तो अब ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप क्या है कि भगोड़े हैं और क्या एब्सकॉन्डर है फलाना। आपके जो क्या आपके टीवी पे पता नहीं क्या फोन पे वो सुन के तो लोगों ने अटैक कर दिया, पता नहीं कौन से जिन्ना हाउस को। यार ये आपको भी पता है, हमारे सबके साथ ही हुआ है एक साथ। मेरे और आपके दोनों के ऊपर मुकदमा बना है। जरा आपने अयूब खान से लेके ज़िया-उल हक के दौर से लेके मुशर्रफ के दौर से लेके बड़ी जल्दी से हम इस दौर पे पहुंच गए हैं। हालांकि ये पूरी जिंदगी पे मोहित एक सफर है जी जी जो जी आपने गुजारा है। सर ये जो दौर है इसमें 9 मई होता है, 26 नवंबर होता है। वैसे तो ज़िया-उल हक दौर के अंदर भी एमई कॉलेज का वाकया हुआ था, लेकिन इस वक्त जो फस्तायत और मुशर्रफ दौर में इन्होंने लाल मस्जिद किया था, लेकिन इस दौर की जो फस्तायत है उसका कोई नेक्स्ट ही लेवल है। जिस तरह का जुल्म है उसका लेवल ही कुछ और है। और ये तो खुलेआम मार्शल लॉ भी नहीं है, ये तो आईनी मार्शल लॉ अब लगाया गया, हाइब्रिड रूल लगाया गया है, डंडे के जोर के ऊपर काम किया जा रहा है, इंतहाई बेशर्मी से किया जा रहा है। अयूब खान को सीटों सेंटों के डॉलर मिल रहे थे, जनरल ज़िया-उल हक को अमेरिका से अफगान जहाज के डॉलर मिल रहे थे, जनरल मुशर्रफ को वॉर अगेंस्ट टेरर का डॉलर मिल रहा था। इसको तो डॉलर भी कोई नहीं मिल रहा सर, ये तो बिल्कुल वो हम पंजाबी में कहते हैं थुक थिगड़ी के ऊपर काम चला रहा है। लेकिन ये जो पिछली जितनी भी डिक्टेटरशिप, लंबी डिक्टेटरशिप्स गुजरी हैं, उसके मुकाबले में इसका आप एनालिसिस, जो मौजूदा डिक्टेटरशिप पिछले 3 साल से चल रही है, आप जी क्या जी। करते हैं, किस तरह देखिए करते हैं, क्या लगता है बहुत आपको? बड़ा फर्क जो है ना इनमें, ये तो नंगे हो के कपड़े शपड़े उतार के सामने आ गए, दे डोंट केयर। और ये इनकी जो जिसे कहते हैं ना बरहना, बिल्कुल बरहना हो गए। उस जमाने में ये नहीं होता था कि जी आपके घरों में औरतों को जाके तंग करें, या वो पॉलिटिकल डिसेंट होता था, पकड़ लेते थे, ठीक है, सब कुछ इसी तरह का था। लेकिन इन्होंने तो आके नेक्स्ट लेवल कर दिया। बीवी बच्चों माओ बहनों सबको इन्होंने नहीं छोड़ा, और ओपनली। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो एक और काम किया है, उन लोगों ने कानून वानून जो थे ना वो अपने साइड पे रखे हुए थे, लेकिन इन्होंने तो आके सारे कानून ही अपनी मर्जी के बनवा लिए। और ये जो इनके साथ मिल गए कोलैबोरेटर्स जो है इनके साथ, इनको शर्म आनी चाहिए कि जी ये आए भी फौजियों ने लेके आए, फिर इन्होंने हुकूमतें भी की, फिर इन्होंने फौजियों को तगड़ा भी किया, और ये उन्होंने सर पे अपने बिठाया हुआ है। और उन दिनों में और आज में फर्क है कि इन सब का दुश्मन अब एक हो गया। ये आजकल को जो है ना, उस जमाने में सारे के सारे जॉइंट अपोजिशन थी, नवाबजादा रसूलुल्लाह खान, बेनजीर और ये सब आपस में। मुशर्रफ के जमाने में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो उन्होंने मिलके, नवाज शरीफ ने किया मिलके, और फिर सब मिलके लड़ते थे। आजकल जो है ना ये सारी पॉलिटिकल जो आपकी जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम जो है ये, और फौजी जो है, जो जनता, इन सब दोनों को डर इमरान खान से और खौफ इमरान खान से, क्योंकि पूरी पूरी आवाम जो है ना वो इमरान खान के पीछे। अब इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि जी ये हम कैसे डिस्कनेक्ट करें, ये नहीं कर सकते और ये हो भी नहीं सकता। दोनों की, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, इनकी हुकूमत खत्म हो गई, इनका नाम खत्म हो गया, फौज की इज्जत जो है ना वो मिट्टी में मिल गई। बट दे डोंट नो हाउ टू स्टॉप इमरान खान, और मार भी नहीं सकते उसको, और जिंदा उसको रखा हुआ है तो उनकी मुसीबत हो रही है। ये फर्क है इसमें आजकल जो
सर आप एक यूनिक पोजीशन के अंदर हैं उम्र के इस गोल्डन पीरियड में, जब आपने अयूब खान को जाती तौर के ऊपर देखा, ऑब्जर्व किया, ज़िया-उल-हक को ऑब्जर्व किया, देखा, मुशर्रफ को भुगता और देखा डायरेक्ट, और अब इस डिक्टेटर को भी आप देख रहे हैं। उन डिक्टेटर्स का जो गुजर चुके, उनका जो मेंटल कैलिबर था, आपने बताया वो बेगैरत नहीं थे, औरतों को के ऊपर, माओ बहनों बच्चों को नहीं छेड़ते थे, वो तो नजर आ रहा है। लेकिन उनका जो मेंटल कैलिबर था, पर्सनालिटी थी, स्टाइल था, या एक इस बंदे का जो एक साइकोलॉजी थी, जहनियत थी, उनको कंपैरिजन आप किस तरह नहीं, करते हैं आसिम मुनीर के साथ? कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर। दे वर इंटेलेक्चुअल्स, और उनके साथ जो लोग थे, खासकर ज़िया-उल-हक तो खैर इस्लामी, उन्होंने वो पूरा वो लिया हुआ था, ओढ़ा हुआ था एक, और उसके साथ वो चलते थे, और रख रखाव था अदब से। ज़िया-उल-हक का आपको मशहूर वाकया है कि जब भी कोई इनसे मिलने जाता था तो ही वुड कम टू द कार, बड़े अदब से मिलकर दरवाजा खोल के बिठाएंगे और ले जाएंगे और लाएंगे, और ये सब वो करता था। सर और मुशर्रफ के जमाने में भी जो लोग थे, जनरल एहसान, जनरल दूसरे, मतलब दे वर थिंकर्स। जो आईएसआई के जो अब्दुल रहमान थे, अख्तर अब्दुल रहमान थे, ये मतलब दे वर बिग थिंकर्स। ये छोटी मोटी चीजों में नहीं वो पढ़ते थे। और ये तो एवरी डे इन्होंने पूरी आईएसआई, पूरी एमआई, पूरी की पूरी मिलिट्री को सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर उसकी पार्टी के पीछे लगाया हुआ है, बाकी सारा दुनिया का काम छोड़ा हुआ है। यानी ये वो काम ये कौन करेगा जो जो जिनका काम है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जी रोज इनके लोग मरते हैं, फिर ये शहीदों के पीछे छुपते हैं जाके। और भाई शहीद तो तुम्हारी वजह से हो रहे हैं कि तुम अपना काम नहीं कर रहे। और वो कहते हैं कि जी शहीद, आप लोगों को, शहीदों को आप वो करते हैं और उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप अपना काम तो करें। आप तो लगे हुए हैं एक एक एमएनए, एक एक एमपी के पीछे, उसके घर जा रहे हैं, उसके घरों के दरवाजे खोल रहे हैं, जजों के पीछे लगे हुए हैं, जर्नलिस्टों को एक एक पकड़ के। यार अब क्या इन्होंने हालत कर दी है कि जी एक एक सोशल मीडिया पे आपने अगर किसी को रीट्वीट कर दिया है तो उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। यार ये आप अंदाजा लगाएं इनका लेवल क्या है यार। तो इमरान खान इनको, आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहते हैं कि ज़हनी मरीज है। बिल्कुल कहते हैं, सही कहते आसिम मुनीर, आसिम मुनीर का जो बैकग्राउंड है वो भी ठीक है, लोअर मिडिल क्लास है, लेकिन ज़िया-उल-हक भी तो ओटीएस से थे। ज़िया-उल-हक का इस तरह की ज़हनियत, इस्लामाइजेशन वो उन्होंने की, लेकिन ये आसिम मुनीर भी, ही इज अ मिक्सचर। ये दिन के वक्त ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहता है, रात के वक्त ये मुशर्रफ बनना चाहता है। दिन को ये जो है वो अमीरुल मोमिनीन का अपना आप का रूप दिखाता है, रात को ये चाचू विस्की बन जाता है। उसके अलावा का जो ज़हनी ज़हनी एक आर्ज़ा है, एहसास कमतरी का शिकार शख्स एक वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। ईगो बहुत बड़ा है इसका, बहुत बड़ा ईगो है। क्या यही बात है। मसला ये है कि ही कैन नॉट कंट्रोल हिज ईगो, और उसके अंदर कुव्वत नहीं है कि जी वो गेज कर सके, जज कर सके कि जी ये मुझे कितना नुकसान ये पहुंच रहा है इसकी वजह से। ये शुरू शुरू में अगर इमरान खान के साथ बैठ जाता कि जी ठीक है, आपने ये किया था, मैंने ये किया था, लेट्स टॉक, लेट्स रिजॉल्व दिस एंड लेट्स मूव टुगेदर, तो ये सारा काम बड़ा आसानी से हो जाता और चलता रहता। लेकिन इनका ईगो ये है ना, मुझे इन्होंने निकाला था, मैं इसको सारी उम्र नहीं छोड़ूंगा। वो सारी उम्र छोड़ते छोड़ते तो उन्होंने पूरे मुल्क का, फौज का, मईशत का, हर एक चीज का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा। अब दिस इज अ क्वालिटी, उनके दिमाग का लेवल जो है ना, उसको ही अब आप सोच लेंगे जी ही कांट थिंक बियॉन्ड हिज नोज और बियॉन्ड हिज सेल्फ, दैट्स इट। जनरल फैज हमीद के साथ जो झगड़ा है उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि जनरल फैज हमीद 76 लॉन्ग कोर्स में जो रेजिस्टेंस थी आसिम मुनीर की आर्मी चीफ बनने की, उसके आगे सबसे फोर फ्रंट पे जो लीडरशिप थी वो जनरल फैज हमीद था, बिकॉज जनरल फैज हमीद हिमसेल्फ वांटेड टू बिकम द नेक्स्ट आर्मी चीफ। और ये वो बात इसने जहन के अंदर रखी हुई है जो बदला भी मुका रहा है। नवाज शरीफ साहब चुंगे के अंदर खुश हो रहे हैं कि जी मुझे इन्होंने जो है वो बना दिया, मेरी बादशाह बड़ी चल रही है, मेरी बड़ी बात चलती है। असल तो वजह यह है कि ये अपने जाती झगड़े मुका रहा है। लेकिन सर ऐसे बंदे के होते हुए आपने अब दोबारा से घूम फिर के, ये तो 3 साल में उतना जलील हो गया जितना 10 साल बाद अयूब खान, अयूब कुत्ते की बात नारा लगा था। इसके ऊपर तो सर आसिम यजीद, आसिम खंजीर, आसिम फलाना, आप देखें जिस किस्म की गाली ये समझते हैं
फौज के अंदर ये बताते हैं कि गाली भाई सियासतदानों को पड़ रही है, गाली नवाज शरीफ को पड़ी है, गाली शहबाज को पड़ी है, मरियम को पड़ी है, बिलावल को पड़ी है। असल बात यह है कि असल जो गाली है सबसे पहले अवाम की बदवा और गाली दोनों इस पूरी फौज के और फौज के सरकार जनरल को पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल गाली तो फौज को पड़ रही है और ये सारे के सारे जो है ना, इनको बहुत से मौके मिले पॉलिटिशियंस को कि ये अगर इकट्ठे हो जाते तो इनको इलाज कर लेते। ये आसिम मुनीर का इतना मुश्किल नहीं था, मगर ये आम इमरान खान से डरते हैं। और भाई तुम सियासत में दोनों को चलने दो। इमरान खान जब इनका आपने जब नो कॉन्फिडेंस आया था और इनको हटाया गया था, उस वक्त इमरान खान की पोजीशन काफी नीचे जा रही थी और लोग बातें कर रहे थे कि जी आपकी हुकूमत जो है ना गवर्नेंस नहीं चल रही है, मतलब ग्राफ वाज रियली कमिंग डाउन एट दैट टाइम। उनको हटा के इन्होंने रोक दिया और फिर ऊपर जो चढ़ना शुरू हुआ तो अब तो देयर इज नो स्टॉपिंग। ये लोग इससे डर गए। भाई उनको पॉलिटिकली एक्टिव करने दो, आप उनको हुकूमत करने दो। केपी में हुकूमत कर रहे हैं ना तो उन पे क्रिटिसिज्म होता है कि जी 12 साल में 10 साल में 3 हो गई टर्म्स, आपने क्या किया है क्या नहीं किया। वहां के लोग सवाल करते हैं ये, और इनके पास जवाब बाजुफ्त होता है, बाजुफ्त नहीं होता, लेकिन उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है केपी के अवाम के पास, क्योंकि दे आर द बेस्ट। ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे गलत भी कर रहे होंगे लेकिन अच्छा कर रहे हैं, तो वो अगेन दे रियल एक्ट। इसी तरह अगर सेंटर में भी इनको आने दें, बैठने दें, 6 महीने साल चलाएं, फिर उसके बाद इनका जो पॉलिटिकल ग्राफ नीचे आएगा, इनकी परफॉर्मेंस पे लोग बात करेंगे। इनमें इतनी सलाहियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है थिंक करने की। ये कहते हैं हमें बिल्कुल मार देगा, खत्म कर दे, ऑलरेडी मार चुका है वो भाई। आपकी तो पॉलिटिकल पार्टी एज ए पॉलिटिकल सपोर्ट आपकी है ही नहीं। यू आर देयर बिकॉज ऑफ द आर्मी। आप इनसे निकल के पॉलिटिकल एक पॉइंट एजेंडा पे तो कम से कम आ जाए कि जी हमने आर्मी को अलग रखना है और हमने सिविलियन और ये सुप्रीमेसी की जो बात है इसको हमने एस्टेब्लिश करना है। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसको आप लेके चले। दोनों एकोमोडेट कर सकते हैं पॉलिटिशियंस आपस में, बट इनकी भी थिंकिंग बिल्कुल ही नीचे गिरी हुई है और वहां तो कोई है ही नहीं है। वहां तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। well, this is the situation we are in, but it's only a matter of एक चिंगारी फटेगी ना तो बस भी ये मामला होगा खराब। जिस तरह आपने कहा कि अयूब खान पे जब गोली चली थी तो उसके बाद उसका खात्मा जो है वो उस गोली से तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो उसका इमेज था वो टार्निश हो गया था, और इसका इमेज तो ऑलरेडी टार्निश है। तो सिर्फ आखिरी क्वेश्चन ये है कि पिछले डिक्टेटर्स का इंजाम बहुत बुरा हुआ सर। अयूब कुत्ता करके निकाला गया, जलील करके निकाला गया। ज़ियाउल हक जो है वो उसका जहाज जिस तरह गिरा, आमों की पेटियों का किस्सा आपके सामने है। जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को बड़ा जबरदस्त सोल्जर समझता था, कमांडो था, जो भी था, जलीलो ख्वार हुआ, जलावतनी की हालत के अंदर मरा। अब इस दौर के अंदर जो आसिम मुनीर है, जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रधान समझता है, इसका अंजाम आपको क्या होता हुआ नजर आता है पिछले डिक्टेटर्स के मुकाबले के अंदर? ये किस तरफ मामला जाता आपको नजर आता है सर? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितना गुस्सा लोगों में इनके खिलाफ है और जितना इन्होंने जुल्म लोगों पे किया है, यानी अब आप देखें जो उस दिन रात को जो पानी फेंकने वाली दिसंबर की रात में आप ठंडा पानी का कैनन जो है ना वो औरतों पे फेंक रहे हैं। इनको अकल नहीं है कि लोग हमारे साथ क्या करेंगे जब लोगों को मौका मिलेगा। और ये जो ट्रिगर होता है ना, ये एक ही वाकया होता है जिससे कि सारा का सारा इनका महल जो नीचे आ जाता है। अयूब खान उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन उस पर गोली चली थी। वो खड़ा रहता है तो खड़ा रहता, वो जो मेज के नीचे घुस गया तो क्या, दैट वाज इट। उसके अपने अखबार ने उसका इतना पूरे आधे पेज की तस्वीर लगाई और दैट वाज द एंड ऑफ हिज रेजिम। और उसके बाद फिर नहीं, मगर ही हैड द डिसेंसी कि उसके घर में जब बच्चों ने अपने कहा कि जी ये नारे लग रहे हैं तो वो फिर रिजाइन किया उसने। तो ये इन लोगों में तो ना डिसेंसी है, ना अकल है, ना सोच है। ये अपने डंडा है, डंडा है, डंडा है, डंडा तो एक दिन कड़ाक हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या है। तो इनका कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन होगा बहुत बुरा इनके साथ सर। पहली बात तो ये कि ये भागेंगे, भागने अगर इनको भाग गए ये तो भाग गए, फिर कहाँ जाएंगे। अभी तो यहाँ एक अमेरिका में एक ये चल रही है, बात शुरू हुई है, कैंपेन चल रही है कि जी इन लोगों ने जिस तरह ये जो बाहर जो लोग बैठे हैं इनके रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, किसी का भाई किसी की बहन, ये जो कर रहे हैं ना, ये बर्बरियत जो कर रहे हैं,
कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है और अपने रिश्तेदार को उठा लिया और किसी के बहन को, किसी के भाई को, किसी के भतीजे को। अब यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि जी इन जर्नैलों के जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनके मियाँ भी, उनके घरों को आइडेंटिफाई करो, उनके घरों के सामने जाके नारे लगाओ कि जी तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई और तुम्हारे जो है ना वो ये वहां वो कर रहे हैं तो हम तुम्हें आके यहाँ शेम करेंगे। और ये मेरे ख्याल में मुहिम शुरू होने वाली है कनाडा, मेरे ख्याल है बरतानिया में तो खैर उन्होंने किया ही है, वो जो नवाज शरीफ के घर के सामने जो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है बहुत जबरदस्त। तो वही काम यहाँ अब इनके बच्चों और इनके जो भाग भाग के आते हैं यहाँ इनके साथ भी होने लगा है। बहरहाल देखते हैं ये मामलात किस तरफ जाते हैं। बड़ा जो सिचुएशन है वो तो अल्लाह हमारे हाल के ऊपर रहम करे, हमारे गुनाहों की सजा है जो इस वक्त हमारे ऊपर आसिम मुनीर जैसा शख्स फरमा रवा है। कौम के अमाल ही की सजा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जब तक तमाशबीन बने रहेंगे तो आपके साथ तमाशा ही होता रहेगा। शाहीन सबाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। सर आज आप खड़े रहे और आप बिल्कुल पक्के खड़े रहे, हम लोग सब आपके साथ खड़े। ये मर्जी जो कर ले, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर चिबुत है जमात की आस्तीनों में, अगर चिबुत है जमात की आस्तीनों में, बिल्कुल ये है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़ सर।